आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़े एक मामले के बारे में, जिसमें करणी सेना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है तस्वीरों के माध्यम से, जिसमें वो दिखाई दे रही है कि उनके हाथों में तलवारें हैं। एक लगातार जो बयान है, बयानबाजियां हैं, तलवारबाजियां हैं, वो लगातार की जा रही हैं। यूपी के आगरा में सर जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही है करणी सेना की, हाथों में तलवारें लेकर वो विरोध कर रहे हैं एक सपा सांसद के द्वारा बयान देने पर, ऐसी स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि करणी सेना ने जो प्रदर्शन की परमिशन ली थी आगरा प्रशासन से, वो जगह की परमिशन ली थी। तलवारें लहराने की, बंदूकें लहराने की, गंडासे से फरसे लहराने की परमिशन नहीं दी थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप जयंती मनाने गए थे वहाँ पर, आप कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं गए थे। जयंती राणा सांगा जी की उस दिन थी, तो आपने परमिशन ली कि हमने जयंती समारोह यहाँ करना है, आप हमें प्रशासन से अनुमति चाहिए, तो आपने लिखित परमिशन अवश्य ली होगी। अगर आपने वहाँ पर हथियारों की कि हम हथियारों के साथ आएंगे, हम हथियारों के साथ आएंगे, हम बंदूकों के साथ आएंगे, फरसे लेकर आएंगे, चाकू लेकर आएंगे, तो ऐसी परमिशन अगर आपने ली है तो आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। तो हम भी पुलिस से पूछ सकते हैं, हम भी बाबा जी से पूछ सकते हैं कि ये कानून कब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हो गया। देखिए वहाँ पे क्या है, कहते हैं सैया कोतवाल तो हमें डर काहे का। तो वहाँ पे कोतवाल जी, मोदी जोगी जी है, तो उनको काहे का डर है? वो तलवारें लहराए, बंदूकें लहराए, उनको कोई प्रशासन का डर है ही नहीं। सरकार उनकी है, इनके सरकार में चलता ही यही आ रहा है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में तो एक्शन होता है ना, बुलडोजर चल जाते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। ये डबल इंजन सरकार एक विशेष समुदाय के लिए ही है, दूसरे समुदाय तो उनको विरोधी लगते हैं। वो बाहर के लगते हैं, पाकिस्तान के लगते हैं, दूसरे देशों के लगते हैं, तो वो एक ही पक्ष के लिए सुनते हैं ना, दोनों पक्ष के लिए नहीं सुनते। तो अगर डबल इंजन की सरकार इतनी ही पावरफुल है उत्तर प्रदेश में, तो करणी सेना को एकजुट क्यों होना पड़ा, हाथों में तलवारें क्यों उठानी पड़ी? अगर कोई बयान दिया है तो उसका विरोध होना चाहिए था, शक्ति प्रदर्शन क्यों? शक्ति प्रदर्शन भी कई बार करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, लेकिन सामने वालों को डराने के लिए नहीं, अपने समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिखाया जाता है। कह देते हैं ना कि हम 2% ही हैं, तो उन्होंने दिखाया कि हम 2% नहीं, हम इतने सारे हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन ठीक है आपका, लेकिन किसी व्यक्ति को धमकी देकर के 5 बजे के बाद हम ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, तो आपने सिर्फ एक बात पकड़ रखी है कि उन्होंने राणा सांगा जी का अपमान किया, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। वो सांसद एक दलित सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं, सदन में उन्होंने एक बयान दिया है, तो सदन के जो उपसभापति महोदय होते हैं या वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि अपने सांसद पर, अपने पाठशाला के विद्यार्थी के ऊपर कानून संबद्ध उनसे उस पर जो है जवाब लें, और लगता है कि उनको सस्पेंड करने की आवश्यकता है तो उनको सस्पेंड भी करें। मैं पक्ष नहीं लूँगा किसी भी नेता का, चाहे वो दलित हो चाहे वो सवर्ण हो। अगर लगता है इनको सत्र से निष्कासित करना है, सत्र से निष्कासित कीजिए, लेकिन जिम्मेवारी सदन के जो प्रधान हैं उनकी है। सड़क पर विरोध करने का अधिकार आपको तब था जब वो सड़क पर आके कोई बयान दे रहे होते। आपने कहा कि भाई रिकॉर्डिंग हो गई, वीडियो बाहर आ गए, इसलिए हमने ताकत का प्रदर्शन किया है। तो इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था है, आप एक शिकायत दर्ज कीजिए, उनको कोर्ट में लेके जाइए, मुकदमा लेके जाइए। तो कोर्ट की न्याय प्रणाली पे तो भरोसा है ना राजपूत समाज को। राजपूत समाज कब से सड़कों पर फैसले करने शुरू कर दिया? बंदूकों के बल पे, तलवारों के बल पे इस देश में कब फैसले हुए हैं? नहीं हुए। लेकिन उनका ये कहना है कि क्षत्रिय समाज जो है और जो राजपूत समाज है, उनकी भावनाओं का आहत किया है। अगर बयान दिया है तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूँ ना इस चीज़ को कि सदन को पत्र लिखे ना राजपूत समाज, करणी सेना सदन को पत्र लिखे कि आपके सदन में आपके अध्यक्ष रहते हुए, आपके उपसभापति रहते हुए, आपका सांसद इस तरह के बयान दे रहा है जिससे राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। आप इनके ऊपर कानून की धाराओं में एक्शन लीजिए। ये तो एक तरीका होता है ना। आप में तो सवाल प्रशासन पर भी उठता भी है। आ जाएगा सड़कों पे, तो क्या देश के अंदर ऐसी ही व्यवस्था चलेगी? अब तलवारों से, बंदूकें दिखाकर, लाठी डंडे दिखाकर ऐसे न्याय मांगे जाएंगे, ऐसे माफिया मंगवाई जाएंगी क्या?
ये क्या हुआ है? ये तो ताकत का एक गलत दुरुपयोग हो गया ना। यूपी के सीएम को अब तक शायद सवाल पूछने चाहिए थे प्रशासन से कि इतनी ढील क्यों दी गई, और इतने सारे लोग अगर इकट्ठे हुए भी तो उनके हाथों में तलवारें क्यों थी? लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना कि भाई सैया कोतवाल तो हमें डरकाएगा, वो सरकार हिंदुत्ववादी है। चलो इसमें जो भी मुझे पूरी बात का नहीं पता, करनी सेना किस वजह से प्रदर्शन किया मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर इस समय यही हो रहा है। कोई भी समुदाय विशेष आकर के कहीं पे भी आकर के, विशेषकर हिंदू समुदाय आकर के कहीं पे भी शक्ति प्रदर्शन इस तरीके से करने लग जाता है, तलवारें निकाल लेता है, बंदूकें निकाल लेता है। प्रशासन है ही नहीं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया था कि भाई आप बुलडोजर चला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोलना गया कि सरकारी सर्वोपरि हो गई, कि सारे निर्णय सरकार ही ले रही है। कुछ भी निर्णय लेके किसी का भी बुलडोजर चला के घर तोड़ दिए, कुछ भी कर रही है, मतलब कोई कोर्ट का कोई है ही नहीं। कोर्ट किस लिए? सारी कोर्ट बंद कर दो। जब तुम्हें सरकारी मनमानी करनी है, सरकार के हिसाब से आपको सारी चीज़ें कानून व्यवस्था बनानी है, तो सरकार और जितना भी पुलिसिया विभाग है सब बंद कर देना चाहिए। सरकार अपनी खुद की फोर्स बनाए, खुद का पुलिस विभाग बनाए, खुद के मंत्रालय, खुद के SDM बिठाए, सारे ऐसे कर दे तो फ़ायदा क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बंद कर दो इस चीज़ों को। अखिलेश यादव को मारने तक की धमकी दी जा रही है। हाँ, उनको तो गोली मारने की धमकी दी गई है। पता नहीं वो व्यक्ति कौन है। एक व्यक्ति और है जो हाथों में बड़ी सी तलवार लेकर कुछ वो भी धमकियां दे रहा है। सर को धड़ से अलग कर देंगे ऐसा। कुछ ऐसे बोला है। करणी सेना के कुछ शायद पदाधिकारी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी किसी व्यक्ति ने दी जो करणी सेना के प्रदर्शन में आया था। दलित नेता को भी धमकियां दी गई हैं। करणी सेना के कुछ पदाधिकारियों ने तो यहाँ तक बोला कि जो इसकी जवान काट के लाएगा उसको 25 लाख रुपए या 51 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तब भी योगी बाबा जी को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की न्यायपालिका क्या सिर्फ दही हांडी के लंबाई नापने के लिए स्वतः संज्ञान लेंगी कि दही हांडी की लंबाई 20 फुट कर दें या 30 फुट कर दें? देश के अंदर इतना कुछ हो रहा है, इससे अगर कुछ हादसा ज़्यादा बढ़ जाए, वैमनस्यता बढ़ जाए, समाज के अंदर दलित वर्सेज जैसे अभी राजपूत हो रहा है, कट्टरता ज़्यादा बढ़ जाए, तो देश के हालात भी संभालने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इस वाक्यांश के पीछे क्या यही एक एजेंडा लग रहा है कि सपा के जो सांसद हैं, आपका ये एक तरह से दलित समाज को प्रमुखता पर रखा जा रहा है, तो क्या दलित में और क्षत्रिय में फूट डालने की? नहीं, मैंने एक बयान सुना जो वहाँ के अध्यक्ष हैं करणी सेना के, जो राष्ट्रीय संयोजक भी कह सकते हैं उनको, उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में हमने राजपूत समाज को बोल दिया तो अखिलेश को एक वोट नहीं मिलेगा, जबकि कुछ प्रतिशत वोट अखिलेश को मिलता रहा है राजपूत समाज का। तो इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि चुनावी दृष्टिकोण को 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए शायद ऐसा कुछ हो रहा हो ये, क्योंकि वो उनके बयान हैं। हमने तो वीडियो में देखा, हमने टीवी में देखा उनको ये बयान देते हुए। तो अगर आपके विचार निकल के आ रहे हैं कि 2027 में अगर हमने उत्तर प्रदेश में आकर ये बोल दिया कि अखिलेश यादव को राजपूत समाज एक भी वोट नहीं देगा, तो मतलब आप समाज के ध्रुवीकरण के बंटवारे की राजनीति अभी से ही आपने जड़ें बिछानी शुरू कर दी हैं। और ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण अगर आप स्थापित कर रहे हो राजपूत समाज के बीच में, तो राजपूतों को, क्षत्रिय समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि राजपूत समाज का ये चरित्र कभी नहीं रहा है कि अपने से छोटे लोगों को दबाया जाए। हमेशा राजपूतों ने तलवारें अगर उठाई हैं तो देश की अखंडता, सुरक्षा को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान अगर उन्होंने दिया है तो इसलिए दिया है कि मेरा देश स्थिर रहे, अस्थिर ना हो। अगर तलवारें दिखा के हम चुनावों को दृष्टिकोण के लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो इससे राजपूत समाज के बंटवारे की राजनीति जो की जा रही है, राजपूत समाज को जागृत होना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की धरती पर करणी सेना ने प्रदर्शन के जरिए तलवारें उठाई, अगर कोई और समुदाय तलवारें उठाने का काम करता या कुछ भी ऐसी हरकत होती तो अब तक एक्शन हो जाता, कोई कार्रवाई? कितनी बड़ी भीषण है हमारे देश की। आज समाज इसी धरोहर पे घूम रहा है, जातिवाद के ऊपर जो उन्होंने नींव रखी थी जातिवाद को समाप्त करने की। आज हमारे देश की राजनीति ध्रुवीकरण इसी चीज़ पे घूम रहा है कि राजनीति की कहाँ जा रही है, राजनीति कितनी निजता के ऊपर जा रही है कि आपस में लोगों को लड़ाया जाए और अपनी राजनीति को चमकाया जाए। गलत चीज़ है ये। देश के सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ऐसी जितनी पार्टियाँ अगर इस चीज़ का लाभ उठाती है, इन सब पार्टियों को एक गठित करनी चाहिए, कमेटी गठित करनी चाहिए। कोई अगर ऐसी पार्टी अगर इस तरीके की अपने आपको लाभ लेने के लिए काम करती है तो उन पार्टियों को बैन कर दिया जाए। ऐसी पार्टियों को बिल्कुल हटा दिया है, देश से बैन कर दिया है बिल्कुल।
जो देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश के अंदर धर्म निरपेक्षता को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों को बिल्कुल ही बंद कर दो इस देश से। तो ऐसी पार्टियों की जो ये बात कर रहे हैं कि धर्म को और धर्म पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में क्या लग रहा है? आज मुझे बहुत पीड़ा हुई जब हरियाणा की एक सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पूरे देश के सीने को छलनी कर गया। आज़ादी का 75वां वर्ष का अमृतकाल का महोत्सव चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का ये बयान देना कि यदि वक्फ बोर्ड कानून ठीक से लागू हो गया होता तो साइकिल के पंचर बनाने की मुसलमानों को आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी सोच में कितनी गंदगी, कितनी वैमनस्यता, कितनी खिन्नता है, ये सामने निकल कर आ रही। माननीय प्रधानमंत्री जी, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक अवश्य जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद है जब आप उसी साइकिल के डंडे पर बैठकर आरएसएस की शाखा में जाते थे, अगर वो साइकिल पंचर होती थी तो यही पंचर छाप जिनको बोल रहे हो आपकी साइकिल के पंचर बनाते थे। अगर ये साइकिल के पंचर ना बनाते तो जो प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री ना होता। ये त्याग जो मुसलमानों ने किया है देश के ऊपर, जो उपकार उन्होंने किया है, अपने काम को उन्होंने सबसे ऊपर रखा, पंचर छाप बनाने को उन्होंने काम छोटा नहीं समझा, ये बड़ा काम समझा उन्होंने। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री जी साइकिल के डंडे पर बैठकर आरएसएस की शाखा में जाते थे और उनकी साइकिल पंचर हो जाती थी तो ये पंचर छाप ही पंचर बनाते थे। मोदी जी, एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर अब तक उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनकी चुप्पी क्यों है और चुप्पी क्यों लग रही है, क्यों इतनी ढील है? मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ माननीय योगी जी बहुत चुप चुप रहने लगे हैं। कुछ तो राजनीतिक रूप से गड़बड़ चल रही है। योगी जी ने जिस तरह की व्यवस्था, कानून व्यवस्था स्थापित की थी, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। वो लोग कौन हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। मैं तो मांग कर रहा हूँ माननीय योगी जी, जब आप शाम की पूजा में बैठें तो इस बात का चिंतन मंथन अवश्य करें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के पीछे कौन से षड्यंत्रकारी हैं। क्या बिल्कुल तो ये आप देख रहे थे DS4 न्यूज़, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मामला इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, इस मामले पर फिलहाल अब तक किसी प्रकार का एक्शन सामने नहीं आया है। एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।